अस्सलाम वालेकुम। ओके, हम स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स से। इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला वैल्यू एडेड टैक्स पे मूव करेंगे, एक्साइज टैक्स एंड कंपनी एंड कॉर्पोरेशन। तो चारों मॉड्यूल्स को हम इस तरह से कवर करेंगे। आपके कंपनी एंड कॉर्पोरेशन और एक्साइज टैक्स वाले मॉड्यूल थोड़े छोटे होंगे, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ये दो बड़े मॉड्यूल्स होंगे। आप सब ने, मैंने कहा मेरी क्लास आप लोगों ने लैपटॉप पे या सिस्टम पे लेनी है, मोबाइल पे नहीं लेनी, क्योंकि जब हम एफटीए का पोर्टल नेविगेट करेंगे, फेडरल टैक्स अथॉरिटी और प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे, तो कुछ लिमिटेशन होती हैं। अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो पूरी तरह आप पोर्टल नेविगेट नहीं कर सकते, काफ़ी सारी चीज़ें आप नहीं देख सकते। ओके, सबसे पहले आप सब एक काम करें, अपना जो भी वेब ब्राउज़र है वो ओपन कर लें, चाहे वो क्रोम हो, चाहे सर एक। मैं अभी मोबाइल पे सुन रहा हूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है अभी। ओके, अभी के लिए आप एक एड्रेस नोट कर लें, ई सर्विसेज डॉट टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट ए। सिस्टम नजर आ रहा है, स्क्रीन शो हो रही है। जी जी। ई सर्विसेज डॉट टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट ए। ई सर्विसेज डॉट टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट ए। जो लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं वो तो इस पे एक दफा चले जाएं। सर काइंडली टेक्स्ट में लिख दीजिए प्लीज। मैं आपके लिए चैट में भी लिख रहा हूँ, ई सर्विसेज डॉट टैक्स। प्लीज अपना क्वेश्चन करने के बाद अपना माइक ऑफ कर लिया करें। हाँ जी, ये मैंने चैट में लिख दिया, ई सर्विसेज डॉट टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट ए। राइट सर। ठीक है, ई सर्विसेज डॉट टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट ए। सबसे पहले आप इस पोर्टल पे चले जाएं, जिन पार्टिसिपेंट ने अभी ज्वाइन किया बिल्कुल वो भी इस पे चले जाएं, ई सर्विसेज डॉट टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट ए। ठीक है, इस तरह का आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। ये वो इंटरफेस है, तवज्जो से सुनिएगा, ये वो इंटरफेस है, ये वो पोर्टल है जहां से हम कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करते हैं, जहां पे हम वैल्यू एडेड टैक्स की रजिस्ट्रेशन करते हैं, जहां पे हम एक्साइज टैक्स की रजिस्ट्रेशन करते हैं, जहां से हम रिटर्न फाइलिंग करते हैं। यानी जैसे पाकिस्तान में आईरिस होता है एफबीआर का, यूएई में एफटीए का ये वाला पोर्टल है, इसे इमारा टैक्स भी कहा जाता है। ई सर्विसेज डॉट टैक्स डॉट जी ओ वी डॉट ए। एड्रेस आपको बता दिया, ये आपने याद रखना है, हम इस पर बहुत सारा इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। इस पे सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना होता है। आपको भी शक्ल नजर आ रही है ना, एक ऑप्शन है साइन इन विद यूएई। अच्छा नीचे देखें, एक है क्रिएट न्यू अकाउंट। दो ऑप्शन है, लॉग इन, साइन अप। अच्छा, ये यूएई पास क्या होता है? साइन इन विद यूएई पास, जो लोग यूएई के परमानेंट रेजिडेंट्स से मुराद जिनके पास यूएई का रेजिडेंट वीजा है, 2 महीने वाला नहीं, 2 साल वाला, एम्प्लॉयमेंट वीजा है या कोई भी परमानेंट वीजा है, या वो यूएई के नेशनल है, उनको एक एप्लीकेशन है यूएई पास। इसके थ्रू मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई चीज वेरीफाई करनी है, अब मैं इधर क्लिक करूंगा साइन इन विद यूएई पास, अपना मोबाइल नंबर दूंगा और मुझे मेरा जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है यूएई पास, जो यहाँ की इमिग्रेशन से लिंक्ड है, मैं उधर यस कर दूंगा। इसके थ्रू भी मैं यूएई पास के थ्रू भी लॉग इन हो सकता हूँ। आप बस ये समझ लें, अगर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो आपने नादिरा के थ्रू किसी को अपने आईडी कार्ड, अपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड के थ्रू भी आप कहीं पे लॉग इन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आपके लिए जो चीज़ ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग वो हैं जो यूएई में नहीं है, या जिनके पास यूएई का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी नहीं है, जिनके पास यूएई का पार्टनर या इन्वेस्टर वीज़ा भी नहीं है, जो फ्रीलांसर्स हैं या यूएई फ्यूचर में आना प्लान कर रहे हैं, उनके लिए अगर बात करूं तो ये सेकंड लाइन है ना, नॉन यूएई पास यूजर्स मे लॉग इन है और साइन अप है, उनके लिए ये चीज ज्यादा रेलिवेंट है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक लॉग इन है और साइन अप है। क्या फर्क होगा दोनों में? आप माशाल्लाह समझदार हैं, आप फेसबुक पे जाते हैं, आपने पहले कभी फेसबुक यूज नहीं की हुई, पहले आप क्या करते हैं, साइन अप करते हैं या लॉग इन होते हैं सीधा? साइन अप साइन करते अप। हैं। साइन अप करते हैं, पहले अपना अकाउंट बनाते हैं। ठीक है,
ये सेम हम जरा इस पे जाके देखते हैं। क्रिएट, जो आपने खुद भी अगर अकाउंट बनाना होगा, इधर साइन अप हियर पे क्लिक करेंगे। ओह, ये देखिए आपके सामने एक क्रिएट न्यू अकाउंट वाला पेज आ गया। सबने इस पे क्लिक किया साथ प्रैक्टिकली। आप सबके पास आ गया ना? आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इसको प्रैक्टिकल भी कर रहे होंगे। सर मेरे पास तो फिलहाल नहीं है, मैं तो कल ही कहीं कहीं से अरेंज कर सकता हूँ लैपटॉप। अभी फिलहाल मेरे ठीक है, पास सिर्फ मोबाइल पहले है। आपने ये चीजें याद लाजमी रखनी है, ठीक है? अच्छा, अब सर आवाज देखिए। आ रही है सर? ये आ नहीं रहा सर इधर भी, जी नजीब, नजीब बोलिए। आ नहीं रहे सर इधर इसमें। नहीं नजीब, देयर इज प्रॉब्लम एट योर एंड, बाकी सबको आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा, अब हम सब इस पोर्टल पे आ गए। हम इस सब आप सब इस पोर्टल पर आ गए। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है। अगर किसी भी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करनी है आपने, यहाँ पे पहले आपने अकाउंट बनाना है। आपकी एक कंपनी है, आपने उसकी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी है, पहले इधर अकाउंट बनाना है। वैल्यू एडेड टैक्स की रजिस्ट्रेशन करनी है, पहले इधर अकाउंट बनाना है। अकाउंट कैसे बनाते हैं? इधर सबसे पहले अपना एड्रेस लिखते हैं, अपना ईमेल आईडी लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया फैजान अली, मैंने अपना नाम लिख दिया। फर्स्ट नेम इन सर अरेबिक। जी सर ये मैंने पहले क्लासेस ली थी, मैं अभी रिवीजन की क्लास ले रहा हूँ। मैं असल में फुल तरीके से अटेंड नहीं कर सका था। तो मैंने जब पिछली दफ़ा आपकी क्लास ली थी तो उसमें ये मैंने अकाउंट बनाया था। तो क्या मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा क्या नहीं, अकाउंट, या दोबारा वही बनाने की जरूरत वैलिड? नहीं है। ठीक है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, यहाँ तक आप लोग जो नए स्टूडेंट्स हैं वो एक तमाम प्रोसेस को देख रहे हैं। ईमेल आईडी सबसे पहले लिखती हैं, फर्स्ट नेम इन इंग्लिश, लास्ट नेम इन इंग्लिश। अच्छा, एक बात अच्छी तरह से सुनिएगा सब। ये हम अभी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, अभी हम कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं कर रहे, अभी हम अकाउंट बना रहे हैं। हम एक प्ले ग्राउंड बना रहे हैं। प्ले ग्राउंड में मैच बाद में होगा, ठीक है? तो अभी इधर जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इस पे किसी कंपनी की कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करने लगा, वो बाद में हम देखेंगे। अभी अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, ईमेल ऊपर ऊपर दिया फर्स्ट नेम इन इंग्लिश, लास्ट नेम इन इंग्लिश। उसके बाद आ गया फर्स्ट नेम इन अरेबिक, लास्ट नेम इन अरेबिक। कैसे लिखते हैं आप फर्स्ट नेम इन अरेबिक, लास्ट नेम इन अरेबिक? कैसे लिखते हैं? फर्स्ट नेम फैजान होगा और सेकंड नेम जो नहीं नहीं, अरेबिक में कैसे लिखेंगे आप लोग? सर गूगल पर जाएंगे और उससे हमने अपना नाम वहां पे देना है तो वो हमें ट्रांसलेट करके बता देंगे। अच्छा, लेकिन आप ट्रांसलेट ना करें, आप क्या लिखें? आप लिखें गूगल अरेबिक टूल्स, या जो बाकायदा अरेबिक टाइपिंग टूल पैड होता है वो यूज करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, अब मैं अगर अपना नाम लिखता हूँ फैजान, इसका स्पेलिंग अरेबिक में फे ये ज़ाद अलिफ नून, फैजान। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा थ्रू एनी ऐप, जरूरी नहीं है वो ये एग्जैक्ट स्पेलिंग दें। ठीक है, मैंने अब देखें ये गूगल अरेबिक टूल पे आ गया मैं। आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, आप क्या लिख रहे हैं? आप ना क्या लिख करें, रहे हैं? मैं उल्टा लिख रहा हूँ। आ रही थी अभी नजर। सर आ रही है स्क्रीन। ओके ओके, एंड ओके, अरबी, अरबी पे आ गया। अब मैं लिखने लगा हूँ फैजान। एफ लिखा ना, जो उसको फे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ए लिखा मैंने, ये सिलेक्ट कर दिया नून, फैजान। ये मैंने फैजान लिखे, ठीक है? ये पहला कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं अली। अली में अब आप देखें, इसमें ये के नीचे आपको दो नुक्ते नजर आ रहे हैं। फैजान अली अरेबिक लिखी गई। ये हाँ जी, अरबिक में नंबर, लिखना जरूरी है? हाँ जी, अरेबिक में लिखना जरूरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, ठीक है? मोबाइल नंबर। अच्छा, अब देखें इसमें कंट्री कोड किसी भी मुल्क का हो सकता है, तो इसका जवाब
अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या मैं पाकिस्तान में बैठ के रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ, रिटर्न फाइलिंग कर सकता हूँ? यस। यहाँ पे आप देखें कंट्री कोड में जाएं, पाकिस्तान का भी मौजूद है, ठीक है, पाकिस्तान +92। लेकिन मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हूँ, मैं यूएई का ही लिखूंगा, ठीक है। ओ माय गॉड, अस्सलाम ठीक है, सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि जो यूएई में है उनको यूएई पास से भी इस पे अकाउंट बनाना है या फिर जो नहीं जैसे नहीं, आप कर रहे हैं आप जैसे इसी अप्रोच को फॉलो करें, ठीक है। यूएई पास मैं आखिर में आपको बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगा कि वहां से कैसे लॉग इन होना है, लेकिन हम वो अप्रोच लेके चलते हैं जो सबके लिए कंपेटिबल है। ओके, अच्छा, मैंने इधर आया, मैंने एक पासवर्ड लगा दिया। सर ये वैड के लिए भी यही होगा? हाँ, ये एक ही प्ले ग्राउंड है, इसमें सारे सर मैचेस ये होते हैं। अगर हमारे इंडिविजुअली पर्सन का अलग अलग से होगा आहिस्ता आहिस्ता आते रजिस्टर्ड? हैं, ठीक है। हम इसकी रजिस्ट्रेशन देखेंगे। अभी हम कोशिश ये करते हैं कि उन सबको लेके चलें, उन स्टूडेंट को भी साथ लेके चलें जिनका टैक्स का पता ही कोई नहीं, ठीक है, जिनको ये नहीं पता टैक्स होता क्या, ठीक है। ठीक है। ये ओके ई सर्विसेज .tax.gov.ae पे जाना, इट्स नॉट समथिंग टेक्निकल, ठीक है। अपना इस पोर्टल पे अकाउंट बनाना, अपना ईमेल लिखना, अपना इंग्लिश में नाम लिखना, अपना अरेबिक में नाम लिखना, कंट्री कोड से मोबाइल नंबर लगाना, पासवर्ड लगाना, देयर इज नथिंग टेक्निकल। ये आप सब लोग भी कर सकते हैं, राइट? ओके जी, कंटिन्यू किया। ये अच्छा, मेरा ईमेल इस पे ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन होगा ये मेरे ईमेल पे और मोबाइल पोर्ट पे रजिस्टर आएगा, और ये कंटिन्यू से मेरे ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा, बिल्कुल ऐसी जैसे आप फेसबुक पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। अहमद रजा, मैं ये एक क्वेश्चन है इनका कि आई हैव दिस इंटर, भाई आप लिखें e-services.tax.gov.a, ये मैंने आपको एड्रेस यूआरएल तक दे दिया है, ठीक है। ये वाला आपने यूआरएल यूज करना है, e-services.tax.gov.a, फिर आपने साइन अप पे जाना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाना है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहां तक कोई स्टूडेंट ना कर सके, कर लेंगे ना सब। किसी का कोई क्वेश्चन? इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन? ये सर इसमें ईमेल होगी, ये कंट्री कोड में क्या आएगा? कंट्री कोड में आप कौन से मुल्क में हैं? ये पाकिस्तान। हाँ, तो वहां पे पाकिस्तान चांद डालें आप। अच्छा सर, ये जो अरबी में जो नाम लिखते होते हैं ये हमने गूगल से वो ट्रांसलेट करके उसमें कॉपी पेस्ट करना है? सर आपने अभी ज्वाइन किया क्लास, आप गूगल अरेबिक टूल देखें, गूगल अरेबिक टूल, ट्रांसलेट ना करें। गूगल अरेबिक टूल, ठीक है। इस पे जाएं। उसकी वजह ये है कि आपके स्पेलिंग का सीक्वेंस सेम रहता है। ओके सर। ये अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट शायद प्रैक्टिस करने से कासिर हों। उसकी वजह ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अपना जो पोर्टल बनाया, जो अपना, उनके पास ज़्यादातर के पास अभी तक लैपटॉप वगैरह नहीं होगा। कई स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे होंगे ऑन देयर मोबाइल। तो बेहतर ये है कि आप नेक्स्ट क्लास में अपना लैपटॉप ले आएँ ताकि हम चीज़ों को ज़रा अच्छी तरह देख सकें, ठीक है। अच्छा, ये है कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन। हम इस प्रोसेस को कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला आगे लेके चलेंगे, जब आप सबके पास प्रॉपर लैपटॉप मौजूद होगा, सिस्टम मौजूद होगा, जहां पे आप तमाम चीज़ें प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। हमें अच्छा, अभी तक मुझे ये बताएं कि जितने भी स्टूडेंट ने पोर्टल को देखा है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई इशू? नो सर। नो सर। मेरी क्लास प्लीज आप लोग लाइव लिया करें। एक तो मुझे जो पार्टिसिपेशन होती है ना, जब नजर आता है ना 35, 36, 40, 50 पार्टिसिपेंट, तो बड़ी खुशी होती है। प्लस आप साथ साथ प्रैक्टिकल करते हैं, सही। अच्छा, अभी आपने जैसा कि कहा कि आपको कोई इशू नहीं हुआ सर प्रैक्टिकल में, आपको मेरा बड़ा क्वेश्चन सिंपल है लगा। जी सर, क्वेश्चन है मेरा कि जी ये जी जो प्लीज। हमें फर्स्ट नेम में लिखना है, फर्स्ट नेम में लिखना है रुमान अकरम मेरा नाम है, तो अकरम पहले लिखेंगे रुमान लिखेंगे? जैसे भी लिखते हैं,
ठीक है, ये फर्स्ट इंटरफेस है। ये किसके लिए? ये आपके लिए। आपकी कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, जिसकी आपने कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी है। अभी उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई, अभी इनिशियल पोर्टल बना है, सही। पोर्टल में आप अपनी तरफ से कोई नाम दे लें, लेकिन लेटर ऑन आप देखेंगे कि जब यहाँ पे कल्चर है, जो यहाँ पे प्रोसेस है, वो ऐसे है कि आपने पहला अपना जो पहला नाम है, आपका नाम है मोहम्मद रोमान अकरम, आपने मोहम्मद को फर्स्ट नेम में लिखना है, बाकी सारा नाम सेकंड लास्ट में डालना है। मेरा नाम है फैज़ान अली, इसमें तो चले कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मेरा नाम हो फैज़ान अली अकबर, फैज़ान फर्स्ट नेम में आएगा, अली अकबर सेकंड में आएगा। सर बाजू का होता है कि ऐसे जब पासवर्ड बनाते हैं ना, तो उसमें पहले जो सेकंड नेम होता है वो फर्स्ट में आ जाता है, और जो फर्स्ट नहीं रहता है वो सर नेम होता है, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, ठीक है। नवीद साहब ने एक पोर्टल पे अकाउंट बना लिया है, बाकी सबसे भी मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये वाला काम आप कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा देखिए, अच्छा सर वो एक चीज़ ये बताएगा, आपने जो अभी अरेबिक वाला जो बताया है वो कैसे, कौन सी वेबसाइट का बताया था? आप लिखें गूगल अरेबिक टूल्स, ठीक है। वैसे आप में से कई पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि अरेबिक टाइपिंग टूल्स वगैरह यूज करते होंगे, अरेबिक कीबोर्ड होगा, तो लेकिन आपके पास कोई भी ऐसा ऐप होना चाहिए कि आपका सॉफ्टवेयर पे आपका स्पेलिंग पे कंट्रोल होना चाहिए। ट्रांसलेट करते हैं तो आपका स्पेलिंग पे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अभी तक आप देखें, आपने पोर्टल को देखा, कोई ऐसी आपको टेक्निकल चीज नहीं मिली, सिंपल था। कोई भी बंदा जो कि इवन के लिटरेट, जो भी लिटरेट पढ़ा लिखा बंदा हो, मैट्रिक FSC पास भी हो, तो वो भी कर सकता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये हमने एक पोर्टल पे अकाउंट बनाया, उसके आगे इंशाल्लाह हम कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर देंगे। जो पोर्टल है ना, जो पोर्टल का यूज है वो सबसे सिंपल काम होता है, क्योंकि इंटरफेस बड़ा यूजर फ्रेंडली होता है, लेकिन आपको चीज़ों का बैकग्राउंड देखते रहना है, आपको थोड़ी बहुत थ्योरी मिला के पढ़नी है। हम हर चीज़ का बैकग्राउंड देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं ज़रा ये कि जो हम कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करने लगे हैं, ये कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन होती क्या है, किसने करवानी होती है। इससे पहले हम ज़रा देखते हैं कॉर्पोरेट टैक्स को। मुझे ये बताएं, सब पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट टैक्स और वैट में क्या फ़र्क है, सेल टैक्स में और कॉर्पोरेट टैक्स में क्या फ़र्क है। ये तो वो क्वेश्चन है जो काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स जो पाकिस्तान में टैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जानते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि ऐसे बताया जाए कि तमाम पार्टिसिपेंट्स को ये बात समझ आए। जी अहमद रजा। सर वैट जो है ये 5% होता है, चाहे आप कुछ भी परचेज करते हैं या सेल करते हैं। अगर आप सेल कर रहे हैं तो फिर आपका वैट रजिस्टर्ड होना चाहिए यूएई में। और मैं आपको बताता हूँ कुछ टाइप्स ऐसे होते हैं ना सर, सेल्स टैक्स लगता है सेल पर, सेल और सर्विसेज सेल करने पर लगता है सेल्स टैक्स, और जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कॉर्पोरेट की इनकम पे लगता है टैक्स। अच्छा, मैं सर जल्दी से खत्म कर दूं, बेसिकली वैल्यू एड टैक्स है। सर लेट मी एक्सप्लेन प्लीज, ठीक है, सब है ना, मैं इसको शॉर्ट करके, ताकि मैं सबके लिए, मेरी कोशिश ये होगी कि वो स्टूडेंट जो टैक्स बैकग्राउंड से नहीं है, प्रॉफिट पे लगता है, ठीक है प्लीज। इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये वो टैक्स हैं जो कि आपकी अर्निंग्स पे लगते हैं, ठीक है। आप पाकिस्तान में सैलरी लेते हैं, आप फर्ज करें सैलरी लेते हैं, सैलरी में से होता क्या है, 1 लाख रुपए आपकी मंथली सैलरी है, इस अमाउंट पे 1% लगती है और आपका उतनी अमाउंट टैक्स बन जाती है, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। इन सबको डायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है, ये डायरेक्टली आपकी अर्निंग पे लगे, ठीक है। इसी तरह कॉर्पोरेट टैक्स की बात की, आप थोड़ा सा एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा क्या पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा सीक्वेंस में चलेंगे कि किस तरह कोर्स किस तरह लेके चल रहे हैं, कुछ थोड़ा सा एब्रप्टली मुझे लग रहा है चल रहा है सर। नहीं, आप मेरा ये अल्हम्दुलिल्लाह 14वां बैच है, ठीक है, आप इधर ही रुकें प्लीज, ठीक है, उसकी टेंशन ना लें, आपने बस फोकस अपना मेंटेन रखना है। पोर्टल आप लोगों ने देख लिया, अब पोर्टल में मैं मजीद काम नहीं करवा सकता आपको इस स्टेज पे, द रीजन बीइंग आप में से बहुत सारों के पास कंप्लीट एक्सेस नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तमाम चीजें नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि हमने रजिस्ट्रेशन करनी कैसे है, पोर्टल मैंने आपको दिखा दिया,
उस पोर्टल पे हम आज प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कल की क्लास में इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब हम आगे के रजिस्ट्रेशन, हम सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ने लगे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन किसने करनी है, ये हमारा मेन क्वेश्चन है अब, ठीक है। करनी कैसे है वो कल की क्लास में होगी। कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करनी किसने है ये मैं आज की क्लास में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा 5 to 10 मिनट्स का ओवरव्यू दूंगा कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है, ठीक है। क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, सेल्स क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, ये इसका थोड़ा सा आपको चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। इस पर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अच्छा, अगर कंपनी की, ये आप समझ गए, आपकी अर्निंग पे, सैलरी पे एक टैक्स लगता है, एक अर्निंग पे, इनकम पे लगता है। कंपनी है, कंपनी ने 1 मिलियन दरम कमाया, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, इस पे 1% लगेगी और टैक्स निकल आएगा। ये कौन सा टैक्स है, ये तमाम अकसाम है डायरेक्ट टैक्स की, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा, अब सवाल क्या, सवाल ये एक और बड़ी जबरदस्त टाइप होता है टैक्स का। आप जाते हैं पाकिस्तान में पत्ती का डब्बा लेने, आपकी अम्मी या जो मैरिड हजरात हैं उनको उनकी बेगम कहती है जाएं पत्ती का डब्बा ले आएं। 100 रुपए का पत्ती का डब्बा लेते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है 100 प्लस 18%, 118। अब वो आपकी अर्निंग पे नहीं लगा, आप पैसा नहीं कमा के लाए कहीं से, आपकी कोई सैलरी नहीं थी, ये आपने एक चीज खरीदी है मार्केट से, कंज्यूम की है, आपको टैक्स देना पड़ा है। दैट इज कॉल्ड सेल टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, सही। कॉर्पोरेट टैक्स यूएई में सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स नहीं है। यूएई में इनकम टैक्स नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स है। क्या मतलब है इस जुमले का, आगे देखेंगे। अभी ये वाला जुमला आपने अच्छी तरह याद रखना है, यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स नहीं है। यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स नहीं है, दोनों में डिफरेंस क्या है हम आगे देखते हैं। मुझे ना मजा नहीं आया जी। अच्छा, सेल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, ये हमारा जो सेकंड मॉड्यूल होगा इसमें हम डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन ये होता है 9%, ठीक है। और कॉर्पोरेट टैक्स कितना होता है, सॉरी, कॉर्पोरेट टैक्स होता है 9% और वैल्यू एडेड टैक्स होता है 5%, ठीक है। इधर से किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो सर, जी सर ये वैल्यू एडेड टैक्स हो गया और ये सेल टैक्स हो गया, ये इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है? अच्छा, थोड़ा सा एक फर्क है, नॉर्मली तो इसे एक ही चीज अच्छा, समझा मेरा जाता है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन हम इसको ये जो आपने 1 मिलियन दिरहम लिखा है, जी जी, ठीक है, इसका 9% बेसिकली तो आई थिंक सो नहीं होगा, जो प्रॉफिटेबल होगा उस पे नहीं है टैक्स? देखिए प्रॉफिट पे टैक्स है या रेवेन्यू पे टैक्स है? जी सुनिए, हम आहिस्ता आहिस्ता चीजों को एडवांस लेके पढ़ेंगे। मेरा एक ये है ना कि आप देखें इस स्टेज पे जो ऐसे कोर्सेज होते हैं, इसमें जो स्टूडेंट्स आते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं। ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको अभी वैट, सेल टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इसमें डिफरेंस ही नहीं पता होगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। डेफिनेटली टैक्सेबल प्रॉफिट, इनकम टैक्स से टैक्सेबल प्रॉफिट पे कैसे जाना है, इसकी कैलकुलेशन भी हम पढ़ेंगे। अभी तक के लिए सर मेरा एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट अर्निंग पे लगता है, ठीक है। सेल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स हमारा सेकंड मॉड्यूल है, उसमें पढ़ेंगे। जी, क्वेश्चन पूछे प्लीज। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये मैं बाकी ऑडियंस से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली जो बिल्कुल ही टैक्स का जिनका बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये साथ 0 से 100 पे जाएंगे, 100 से 1000 पे नहीं जाएंगे। काइंडली उनका भी स्टूडेंट्स का ख्याल रखें कि जो बेचारे बिल्कुल ही ना टैक्स से रिलेटेड नहीं है, उनको 0 से सर स्टार्ट करें प्लीज सर, लेट मी, ओके। अच्छा, इसको मैं कर लूंगा, मैंने शुरू में बस आपने क्लास में थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, मेरी पहली क्लास में। अगर कॉर्पोरेट टैक्स और वैट का आप डिफरेंस समझ गए, वैट और सेल टैक्स का डिफरेंस जब मैं सेल टैक्स सेकंड मॉड्यूल पे आऊंगा उसकी पहली क्लास में आपको मजीद बेहतर तौर पे पता चलेगा। अभी ये याद रख लें, कॉर्पोरेट टैक्स, अभी मैंने जो एक जुमला बोला है बड़ा इंपॉर्टेंट सबकी याद रखने वाला, वो ये कि यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स नहीं है। इस जुमले का क्या मतलब है आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप फर्क समझ गए। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स ये डायरेक्ट अर्निंग पे लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स एट कंजम्पशन स्टेज लगता है, ठीक है। परसेंटेज आपने याद रखनी है, कॉर्पोरेट टैक्स पे 9%, वैल्यू एडेड टैक्स पे 5%, ओके। अच्छा, अब हमारा पहला मॉड्यूल कौन सा है, कॉर्पोरेट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स नहीं है, हम वैल्यू एडेड टैक्स अभी नहीं देख रहे। कॉर्पोरेट टैक्स कितना है, कॉर्पोरेट टैक्स 9%। इधर से आपका असल जो है वो एक आहिस्ता आहिस्ता आप कह लें कि हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं, हौसला रखना है और बहुत तवज्जो से सुनाना है, ठीक है। अब मैं आपको लेके गया पोर्टल पे क्या होगा, कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन होगी, लेकिन क्वेश्चन ये कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन किस ने करनी है,
ओके, यहाँ पे हमारा इस जुमले पे, इस क्वेश्चन पे कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन किसने करनी है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं टैक्स रेजिडेंसी, वो इन्वॉल्व हो जाता है। सुनिए, इस जुमले को एज इट इज याद करना है, एक्सप्लेन बाद में करवाता हूँ, एक्सप्लेन बाद में करता हूँ। एक जुमला जो सबने याद रखना है, चाहे आपका टैक्स बैकग्राउंड है या नहीं है, एक जुमला याद रखना है। जो भी बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट होगा, जो भी बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट होगा, उसने वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना है। जो भी बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट होगा, टैक्स रेजिडेंट से क्या मुराद है, आगे पढ़ते हैं। जो भी बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट होगा, उसने वर्ल्ड वाइड इनकम पे, पूरी दुनिया से आने वाली इनकम पे यूएई में टैक्स देना है। और जो बंदा यूएई का टैक्स नॉन रेजिडेंट होगा, उसने सिर्फ और सिर्फ यूएई सोर्स इनकम पे टैक्स देना है। जो भी बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट होगा, उसने वर्ल्ड वाइड इनकम पे यूएई में टैक्स देना है। जो भी बंदा यूएई का टैक्स नॉन रेजिडेंट होगा, उसने यूएई सोर्स इनकम पे टैक्स देना है। अभी मैंने सिर्फ आपको एक जुमला ट्राई है, टैक्स रेजिडेंट से क्या मुराद है अभी नहीं बताया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि वाली बात तो ठीक है, हो गई। जो बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट है, उसने वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना है। जो यूएई का टैक्स नॉन रेजिडेंट है, उसने सिर्फ यूएई सोर्स इनकम पे टैक्स देना है। लेकिन सवाल ये है कि टैक्स रेजिडेंट से मुराद क्या है। सुनिएगा बहुत तवज्जो से। टैक्स रेजिडेंट पर्सन किसे कहा जाता है? सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी को, ज्यूडिकल पर्सन के केस में कंपनी। अच्छा, आप सब लोगों को ये तो पता है ना कि ज्यूडिकल पर्सन और नेचुरल पर्सन में क्या फर्क है? नो सर। नो सर। ठीक है, सुनिए। अच्छा सुनिए, नेचुरल पर्सन जो होते हैं जिनका अपना बिजनेस या कोई मतलब कारोबार हो या कुछ मतलब सेटअप हो उनका, आई गेस। आई एम नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम दिस। ओके, रुकिए, सुनिएगा तवज्जो से। स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ओके, सुनिए। एक भाई साहब से मिस्टर ए, इनके बैंक अकाउंट में मिलियन एंड मिलियंस ऑफ दरहम्स है, ठीक है, मिलियन एंड मिलियंस ऑफ दरहम्स, बहुत अमीर आदमी। इन्होंने बिजनेस शुरू किया, इन्होंने क्या किया, गए एक कंपनी रजिस्टर करवा ली। आपने देखा होगा ना, अक्सर कंपनी होती हैं जिनके आगे पाकिस्तान में लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, फलां प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी होती क्या है, ठीक है, सुनिएगा। ये मिस्टर ए ने क्या किया, उन्होंने कहा मैंने एक बिजनेस करना है, मैं कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता हूँ और बना के बेच देता हूँ। बना के बेच दिया, ठीक है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया और बेच दिया। अच्छा, अब हुआ ये कि मिस्टर ए ने एक कंपनी रजिस्टर करवाई, ALLC। ये पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखा होता है, यूएई में LLC, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी लिखा होता है। इसमें उन्होंने लगाए 2 लाख दरहम, 2 लाख दरहम, 200,000। अच्छा, अब सवाल यह है कि कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी के लिए उन्होंने फर्दर बैंक से लोन ले लिया कंपनी के नाम पे 2 लाख। कितने पैसे हो गए कंपनी के बैंक अकाउंट में? 4 लाख। 4 लाख टोटल हो गया, 4 लाख। अच्छा, अब हुआ ये कि इस बेचारे को तो भाई लॉस हो गया, इसके पास बचे टोटल 1 लाख दरहम बचा, बाकी 3 लाख दरहम का लॉस हो गया। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या कंपनी बैंक ने कितने पैसे लेने से कंपनी से? बैंक ने 2 लाख। 2 लाख। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, प्लस इंटरेस्ट को हम इग्नोर कर देते हैं जरा, ठीक है, चीजों को सिंपल रखते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है, क्या बैंक मिस्टर ए को कह सकता है कि ठीक है भाई, ये जो कंपनी थी इसमें तो इसने मुझसे 2 लाख दरहम लोन लिया था, अभी उसमें 1 लाख दरहम पड़ा हुआ है, लेकिन आप मिस्टर ए खुद तो बहुत अमीर आदमी हैं, आपके तो बैंक अकाउंट में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ दरहम मौजूद हैं, आप मुझे अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा दें, मेरा तो नुकसान पूरा करेगा। क्या बैंक मिस्टर ए को ये कह सकता है? नो सर, नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? सुनिएगा, क्योंकि कंपनी क्या होती है, कानून की नजर में कंपनी एक शख्स होती है, एक इंसान, सेपरेट। मिस्टर ए एक अलग चीज है, एक अलग इंसान है, एक अलग शख्स है, और कंपनी ALLC, कंपनी ए लिमिटेड लायबिलिटी,
कंपनी ए प्राइवेट लिमिटेड, ये एक अलग शख्स है, ये एक शख्स है जो बिजनेस कर रहा है, कानूनी शख्स, ये अपने नाम पे बिजनेस करता है। अब फर्ज करें ये जो ALLC है, ये जो ए प्राइवेट लिमिटेड है, ये मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बेच दी, मिस्टर ए के पास से पहले अब मिस्टर बी के पास चली गई, ठीक है, ऑनरशिप जरूर चेंज हुई है, लेकिन कंपनी ALLC एक अलग शख्स है, उस पर कोई फर्क नहीं आया। कंपनी ए ने अगर किसी के पैसे देने हैं वो कंपनी ए के बैंक अकाउंट से निकलेंगे, ऑनरशिप कोई भी हो, ठीक है। लिहाजा आप जब भी, हम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन क्या है, एक रजिस्टर्ड कंपनी है, हमारा इंस्टीट्यूट एक रजिस्टर्ड कंपनी है। आप अगर कंपनी को पैसे देते हैं, फीस देते हैं कि आपने हमसे हमें कोर्स करवाना है, तो ये किसकी लायबिलिटी है? इंस्टीट्यूट की। ये कंपनी है, एक अलग शख्स है, ऑनर चला जाए ऑनर रहे, इंस्टीट्यूट की लायबिलिटी रहेगी। कंपनी एक अलग पर्सन होती है। अगर ऑनर एक कंपनी किसी दूसरे को बेच भी देता है, इंस्टीट्यूट बेच भी देता है, आप इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं, आप इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, इंस्टीट्यूट की लायबिलिटी पहले मिस्टर ए पूरी कर रहा था, अब मिस्टर बी करेगा, ठीक है। तो कंपनी एक सेपरेट शख्स है, उसके अपने एसेट्स हैं, अपने लायबिलिटीज हैं, अपना बैंक अकाउंट होता है कंपनी का, ठीक है। कंपनी ए क्या है? एक शख्स है, कानूनी शख्स, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताएं, मिस्टर ए ने फर्ज करें उसने कहा होता कि भाई मुझे कंपनी रजिस्टर करवाने की कोई जरूरत नहीं है, बिजनेस तो मैंने करना है। जी, क्वेश्चन पूछें आमिर। सर ऐसा है कि अगर कंपनी में लायबिलिटी होगी, यानी कि 2 लाख रुपए बैंक ने लेने हैं, तो कंपनी आया बिक सकती है? कंपनी बिक सकती है, कंपनी आपकी कंपनी से आमिर साहब जी। और एक ए जो है नहीं, और सर ए जो है वो दूसरी कंपनी लॉन्च कर सकता है या वो डिफॉल्टर हो जाएगा? देखें, यूएई में अब ये बैंकरप्सी लॉज हैं, ये वाली चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, ठीक है। वो बैंकरप्ट हो गया है, अब बैंकरप्ट वाला बंदा अगर एक जगह पे एक ऐसी कंपनी उसने चलाई है कि उसमें लॉस इतना ज़्यादा हुआ है कि कंपनी के डेट नहीं पूरे कर सका, ये वाली बातें कंफ्यूज कर देंगी यहाँ पे, ठीक है। बैंकरप्सी एक सेपरेट लॉ है, लेकिन हाँ अगर जिस हद तक सबसे रेलिवेंट है वो मैं बताऊं तो ऑनर एक अलग है और कंपनी अलग है, कंपनी एक अलग शख्स है, ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, PIA वगैरह, ये अगर सेल होती हैं, ये जब कंपनी सेल होती है ना, तो PIA ने अगर किसी के पैसे देने थे वो वैसे ही देने होंगे। अगर आपने PIA को पैसे दिए हुए हैं तो आपको ये फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है कि यार PIA तो बिक रही है, पता नहीं वो अगला बंदा मेरे पैसे देगा कि नहीं। PIA एक सेपरेट पर्सन है, ठीक है। ये कानूनी शख्स वाली एग्जांपल समझ में आ गई? जी सर। ये गारंटी के तौर पर नहीं रखा जा सकता? फॉर एग्जांपल एक मिस्टर ए है, अगर वो 2 मिलियन का लोन लेता है तो वो गारंटी के तौर पर अपना नाम नहीं लिखा सकता ऐसा, क्योंकि कंपनी तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो उसके तौर पर अगर बैंक और शॉप को कोई गारंटर वाली एग्जांपल एक सेपरेट है, आप गारंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर एक बंदा है वो दुबई में ट्रेड लाइसेंस ओपन कर ले, तो ये जुरिडिक्शनल पर्सन में आता है या नेचुरल पर्सन में आता है? क्या ओपन कर लेते हैं? मतलब मैं अभी जाता हूँ दुबई में, मैं ट्रेड लाइसेंस ओपन करना चाहता हूँ, सही है, तो मैं फिर कॉर्पोरेट टैक्स में नेचुरल पर्सन में आएगा या फिर अच्छा, आपने अभी आप कंपनी और नेशनल पर्सन और ज्यूडिकल पर्सन का फर्क समझ गए हैं। ट्रेड लाइसेंस क्या होता है और वो नेचुरल पर्सन होता है या ज्यूडिकल पर्सन, दोनों हो सकते हैं, हम आगे देखेंगे। अच्छा पूछिए क्वेश्चन। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि लेट्स सपोज कि मैं यूएई में अपना कोई बिजनेस कर रही हूँ, राइट। मुझे अभी अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किए हुए 1 ईयर हुए हैं, बट मैंने वहां से कुछ अर्न नहीं किया है, तो क्या मुझे विदाउट अर्निंग भी अपना टैक्स पे करना पड़ेगा? अच्छा, ये वाले क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता हम चलेंगे, ठीक है। अभी आपको मैं नेशनल पर्सन ज्यूडिकल पर्सन पढ़ा रहा हूँ, टैक्स की परसेंटेज क्या है वो आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं मैं उसको एक रिव्यू देता हूँ। मैं आपको इस पोर्टल से, मैंने आपको पोर्टल की नो हाउ दी, एक दफ़ा पोर्टल पे लेके गया हूँ कि कौन सा पोर्टल है जहाँ से हम कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करते हैं, वैट रजिस्ट्रेशन करते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में उस पर हैंड ऑन देखेंगे कैसे करना है।
सेकंड, मैंने आपको कॉर्पोरेट टैक्स में और जो सेल टैक्स, जो दो बड़ी टाइप्स हैं टैक्स की, उनमें आपको डिफरेंस का ओवरव्यू दिया कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, सेल टैक्स क्या होता है। इसके बाद मैं आ गया कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, 9% पे होता है। इसके लिए किसने रजिस्ट्रेशन करवानी है, मैंने आपको बताया कि कल की क्लास में हम इंशाल्लाह पोर्टल पे प्रैक्टिस देखेंगे कैसे होती है। तो मैंने ये देखा कि कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी किस किसने है। अब हम ये देख रहे थे कि करवानी किस किसने है कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन। उसमें मैंने जो पहला जुमला आपको बोला, हमारा मेन टॉपिक आपने ज़हन में रखना है। हमारा मेन टॉपिक क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन किसने करवानी है। ये टॉपिक पढ़ाने के लिए चूँकि काफ़ी सारी चीज़ें आपस में इंटरमिक्स होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, मैंने आपको ये बताया, एक जुमला जारी रखने का कहा। वो जुमला था, जो भी बंदा यूएई का टैक्स रेजिडेंट होगा उसने वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना होगा। जो भी बंदा यूएई का टैक्स नॉन रेजिडेंट होगा उसने सिर्फ यूएई सोर्स इनकम पे टैक्स देना होगा। ये जुमला मैंने आपको याद रखने का कहा। उसके बाद मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ टैक्स रेजिडेंट किसे कहते हैं, टैक्स नॉन रेजिडेंट किसे कहते हैं। ज्यूरिडिकल पर्सन के केस में जो भी कंपनी यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है, जो भी कंपनी यूएई में बनी है, वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट होगी। ठीक है, जो भी कंपनी यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट होगी। पहली चीज याद हो गई सबको, जो भी कंपनी यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट होगी। अगर यूएई में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, सेकंड ऑप्शन, एक और ऑप्शन भी है, वो कंपनी यूएई में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है लेकिन उसकी जो सेंट्रल मैनेजमेंट है ना, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, वो यूएई में बैठी हुई है, यहां से बैठ के फैसले कर रही है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक कंपनी यूएई में इनकॉर्पोरेट करवाई है तो वो कंपनी यूएई की टैक्स रेजिडेंट है। मेरी कंपनी स्विफ्ट एच4 टैक्स कंसल्टेंट्स, मेरी कंपनी क्विक एच4 ऑडिटिंग एलएलसी, ये दोनों यूएई में बनी हुई हैं, ये दोनों यूएई की टैक्स रेजिडेंट है। अच्छा, अगर मैं एक कंपनी पाकिस्तान में बनाता हूं लेकिन मैं यूएई में बैठ के उसके फैसले कर रहा हूं, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में, तब भी पाकिस्तान वाली कंपनी भी यूएई की टैक्स रेजिडेंट तस्वर होगी। और इन दोनों कंपनी में, चाहे वो यूएई में इनकॉर्पोरेटेड हो या वो आउटसाइड यूएई इनकॉर्पोरेटेड है लेकिन उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में है, दोनों तरह की कंपनी ने यूएई में अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना है। ठीक है, ये पॉइंट समझ गए? हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन, हैंड रेज? यानी कि मैनेजमेंट अगर पाकिस्तान में हो तो भी उसने टैक्स देना है, अगर वो पाकिस्तान से अगर यूएई की रेजिडेंट है तो भी उन्हें टैक्स देना है? नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। पॉइंट नंबर 1, अगर कंपनी यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है, जब ये वाली चीज आई है ना, तो फिर तो मैनेजमेंट मैटर ही नहीं करती, फिर वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट है। फिर वो कहीं पे भी मैनेजमेंट बैठी हुई हो, उस कंपनी ने यूएई में टैक्स देना है। और अगर सेकंड कंडीशन वो ये, कंपनी यूएई में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, पाकिस्तान में है या किसी और मुल्क में है, लेकिन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में है, इस कंडीशन में भी कंपनी ने वर्ल्ड वाइड इनकम पर यूएई में टैक्स देना है। ठीक है, यस महवेश? यस, यानी कि बिजनेस चाहे आउट ऑफ द यूएई कंपनी। जी आमिर, मैं ये कह रहा था कि कंपनी उनकी चाहे आउट ऑफ यूएई हो, अगर मैनेजमेंट यूएई के रेजिडेंट हो तो टैक्स देना है, और अगर वो यूएई में बिजनेस कर रहे हैं तो भी टैक्स देना, दोनों सूरतों में। बिल्कुल, अगर यूएई में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है वो यूएई में अथॉरिटी के साथ हो। जैसे पाकिस्तान में आपने अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी होती है ना, आप एसएससीपी रब्ता करते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान। यूएई में जो यूएई की रेलिवेंट अथॉरिटीज हैं, ठीक है, जो भी हैं वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, यूएई में जो रेलिवेंट अथॉरिटीज हैं उनके पास जाएं कि मैंने यूएई में कंपनी सेटअप करवानी है। वो कंपनी जो यूएई की अथॉरिटी रजिस्टर्ड करेंगी वो यूएई में इनकॉर्पोरेटेड तस्वुर की जाएंगी। ठीक है, बिजनेस करना एक सेपरेट चीज है। जी महविश? सर, चाहे कंपनी कोई भी फॉर एग्जाम्पल कंपनी है वो रजिस्टर्ड पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में वो अपनी इनकम पे टैक्स दे रही है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट अगर यूएई में है तो फिर वो क्या
इधर भी टैक्स देगी और उधर भी टैक्स पे करेगी, दो जगह पे टैक्स देगी वो? ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। इस पे इंशाल्लाह ताला हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे डबल टैक्सेशन से बचने के लिए क्या क्या तरीके मौजूद होते हैं। ठीक है। अच्छा सर, इससे पहले वाली स्लाइड पे आपने जो इंडिविजुअल टैक्स बताया था ना, वो जरा सा रिपीट कर देंगे प्लीज। क्या चीज दोबारा बताई थी, बोलिए प्लीज इब्राहिम। जो सैलरी टैक्स आपने बताया था ना इंडिविजुअल का, वो रिपीट करते हैं। नहीं, वो मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि जो कॉर्पोरेट टैक्स मैं आपको पढ़ा ये रहा था उस वक्त कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये इनको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, शेयर टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज टैक्स। फर्क क्या है, जो इनकम टैक्स होता है वो आपकी सैलरी पे लगता है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो आपके बिजनेस की इनकम पे लगता है। वो मैं आपको डिफरेंस पढ़ा रहा था, ठीक है। सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। ये तब लगते हैं जब आप अपने मोबाइल में इजी लोड करवाते हैं या आप कुछ कंज्यूम करने लगते हैं, ठीक है। सेल टैक्स का सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको हम इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ा रहे हैं। इधर मैंने एक और जुमला भी बोला था, यूएई में इनकम टैक्स नहीं है बल्कि कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है। जुरिडिकल पर्सन कंपनी कब टैक्स रेजिडेंट होती है, आप समझ गए। जुरिडिकल पर्सन कब टैक्स रेजिडेंट होता है, आप समझ गए। या तो वो यूएई में इनकॉर्पोरेटेड हो या उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में हो, राइट। सर इसकी एग्जांपल भी दे सकते हैं कोई जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में हो? एग्जांपल दे सकता हूँ। अब रियल लाइफ एग्जांपल तो मुझे नहीं पता कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बेसिस पे यूएई में टैक्स दे रही होगी। पाकिस्तान रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आप फर्ज करें मैं एक कंपनी खोल लेता हूँ पाकिस्तान में, एससीसीपी के पास इंस्टीट्यूट खोल लेता हूँ वहां पे। वो तो इंस्टीट्यूट की, लेकिन मैं यूएई में रहता हूँ। अब मैंने यूएई में रहते हुए अगर पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूट खोल लिया, पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर करवा ली, लेकिन मैं यूएई में हूँ, उसके फैसले यूएई में होते हैं। अब मैंने उसका जो टैक्स देना होगा वो यूएई में देना होगा, पाकिस्तान में नहीं देना होगा। सर ये जो उधर बैठी होगी रजिस्टर होगी, इसी बना के बैठ जाएगी। रोमान अकरम आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे प्लीज, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता है। जी अहमद रजा सर, थोड़ा जरा इंटरप्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा क्लियर करना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अब यहाँ पर कंपनी आपको खोलनी पड़ती है, छोटी भी दुकान होती है, वो आप एलएलसी जब खोलते हैं तो जाहिर सी बात है आपको अथॉरिटी और सारा कुछ लेना पड़ता है, वरना फिर बल्दिया आकर वो बंद कर देती है। तो इसको जरा थोड़ा सा कहते हैं कि जैसे इनकॉर्पोरेट कैसे। पाकिस्तान की बात की है अहमद? नहीं, यूएई की बात। सही, दोबारा बोलें, ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे प्लीज। सर जैसे यूएई है, ये थोड़ा इनकॉर्पोरेटेड जो है आपने बताया, अगर कोई कंपनी जो वो इनकॉर्पोरेटेड है, इसका इनकॉर्पोरेटेड का थोड़ा सा मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया कि कोई कंपनी यहाँ पर फॉर्म हुई। अब जाहिर सी बात है कोई भी अगर कंपनी आएगी तो उसको पहले एलएलसी खोलनी पड़ेगी, वो खुलेगी तभी जब यहाँ पर उसको एक्टिविटी करने की परमिशन मिलती है, वरना तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर वो काम ही नहीं कर सकती, एक्टिविटी कर ही नहीं सकती। नहीं, जो बल्दिया वगैरह की है, अच्छा देखें, मुझे अच्छा इतनी क्लियर आवाज़ नहीं आई, बट जिस हद तक आई है ये सिर्फ कुछ जगहों से अप्रूवल लेना पड़ता है फर्दर। इसको हम देखेंगे अपने कंपनी इनकॉर्पोरेशन के केस में, ठीक है। बाकी प्लीज अपना क्वेश्चन जरा टाइप भी कर दीजिएगा चैट में, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ ऐसा आ रही है मुझे, आई डोंट नो प्रॉब्लम मेरे एंड पे है या आपके एंड पे है। कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है पाकिस्तान में और वो कंट्रोल करती है यूएई में बैठ के, क्या उसको वहाँ रजिस्टर होना पड़ेगा कि वैसे ही कोई ऑफिस बना के बैठ जाएंगे? कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन उसके जो उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट सिस्टम है यूएई में है, तो वो यूएई में होना पड़ेगा यूएई में। यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। जिस पोर्टल पे हम गए थे वहां पे जाके कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन होगी। कैसे होगी कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी हो जाएगी क्योंकि वो यूएई की टैक्स रेजिडेंट है। अच्छा, ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई कि जुरिडिकल पर्सन के केस में कौन सी चीज टैक्स रेजिडेंट होती है।
अब हम आ जाते हैं नेचुरल पर्सन के केस में। एक तो ये होता है, आपने देखें पाकिस्तान में बिजनेस करना है, होता ये है कि आपने या तो कंपनी रजिस्टर करवानी है, यूएई में आप पाकिस्तान में हैं, या तो आपने बिजनेस किया कंपनी रजिस्टर करवा के, कंपनी एक सेपरेट पर्सन है। अच्छा, इसके अलावा भी बिजनेस करने की डिफरेंट तरह की रजिस्ट्रेशन हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा ट्रस्ट, मैंने उसने एज ए ट्रस्ट रजिस्टर करवाया है, उसने अपनी फर्म रजिस्टर करवाई है, उसने पार्टनरशिप की है। या कई लोग अक्सर जो दुकानदार होते हैं, स्पेशली आपके गांव में अगर कोई दुकानदार होगा, आपको पता चलेगा उसने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, उसने कोई कंपनी की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, उसने दुकान डाली, बैठ गया। वहां पे ऐसी जगहों पे मिस्टर ए वाली एग्जांपल को लाएं तो मिस्टर ए अपने नाम पे बिजनेस कर रहा है। या तो ये होगा ना कि मिस्टर ए ने ALLC रजिस्टर करवाई, ठीक है, ए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रजिस्टर करवाई, या मिस्टर ए ने कंपनी रजिस्टर नहीं करवाई, अपने नाम पे बिजनेस शुरू कर दिया, पर्सनल कैपेसिटी में बिजनेस शुरू कर दिया। जब भी खुद कोई बंदा बिजनेस करेगा उसको हम कहते हैं ये नेचुरल पर्सन है, ठीक है, या उसे सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहा जाता है, सोल एस्टैब्लिशमेंट। एक बंदे ने अकेले खुद अपने नाम पे बिजनेस शुरू कर दिया। अगर दो बंदे दुकान डाल लेते हैं, एज ए कंपनी नहीं रजिस्टर करवाते, उन्होंने 50-50 पे दुकान डाल दी है, उसे क्या कहेंगे? पार्टनरशिप, ठीक है। सुनिए, होता पता है क्या, फर्ज करें कि मैं दुकान पे बैठा हुआ हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप पे मेरी, मैंने किसी बंदे के पैसे देने हैं, मैं क्या करता हूँ, दुकान बेचता हूँ, रफू चक्कर हो जाता हूँ। अब जो नया बंदा बैठा होगा ना, मेरी जगह पे अगर आमिर निज़ाम साहब बैठे होंगे, कोई बंदा जाके आमिर निज़ाम को कहेगा ना, वो जी आपने पैसे देने थे, आमिर साहब कहेंगे मुझे क्या पता, वो तो फैजान ने देने थे, वो तो निकल गया, ठीक है। ये सोल एस्टैब्लिशमेंट, ये सोल प्रोप्राइटरशिप थी। एक बंदा अपने नाम से बिजनेस कर रहा था, फैजान एज अ फैजान बिजनेस कर रहा था, ठीक है। जब भी आप किसी कंपनी से डील करते हैं तो एक सिक्योरिटी होती है कि आप किसी नेचुरल पर्सन से बिजनेस नहीं कर रहे, आप कंपनी से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरल पर्सन के केस में वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है। वो बंदा रफू चक्कर हो जाए तो आप नेक्स्ट पार्टी को नहीं कह सकते कुछ भी, ठीक है। पार्टनरशिप में क्या होता है, मैंने और आमिर निज़ाम साहब ने पार्टनरशिप की, कभी मैं दुकान पे बैठ जाता हूँ, कभी आमिर साहब बैठ जाते हैं। हमने अगर किसी के पैसे देने हैं ना, मैंने किसी से 1 लाख रुपए लिया हुआ है, उस दुकान ने 1 लाख रुपए लिया हुआ है, जो सप्लायर आएगा वो नहीं देखेगा कि मैं बैठा हुआ हूँ या आमिर साहब बैठे हैं, उन्होंने कहना है निकाल मेरे पैसे। तो पार्टनरशिप में 2 पार्टीज रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं, 2 या 2 से ज्यादा जिनकी पार्टनरशिप होती है वो ड्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो भी सप्लायर होगा उसने कहना है भाई 1 लाख रुपए मेरे दो, आपका आपस में 50-50 है, वो लोग आप अपना मसला आपस में हल कर लीजिएगा, मुझे 1 लाख दरहम देना, ठीक है। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये पार्टनरशिप भी रजिस्टर्ड होती है क्या? नहीं, हाँ जी, पार्टनरशिप की भी रजिस्ट्रेशन होती है पाकिस्तान में। अगर बात करूँ, अच्छा प्लीज मेरा एक जुमला प्लीज सुन लें, बड़े एहतियात से सुनिएगा, सब ने सुनना है, कोई ये वाला जुमला मिस नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में तो ये है कि जिसका दिल करे, अपने घर के बाहर भी बोर्ड लगाया होता है लोगों ने, सस्ता बाजार, ये क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि यूएई में क्या कोई भी बंदा ऐसे बिजनेस कर सकता है? द आंसर इज नो। जो भी बंदा यूएई में बिजनेस करना चाहता है उसने लाइसेंस लेना होगा। जैसे आपने पाकिस्तान में गाड़ी चलानी है रोड पे तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपने यूएई में बिजनेस करना है आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए जिसे कहा जाता है ट्रेड लाइसेंस। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई भी बंदा यूएई में बिजनेस करता है, कोई ऐसी एक्टिविटी रेगुलरली करता है जिससे अर्निंग आए, जो बिजनेस आए, तो वो ऐसा नहीं है कि अपने घर के बाहर पाकिस्तान की तरह आपने बोर्ड लगाया सस्ता बाजार, बिजनेस शुरू हो गया, या जाके दुकान किराए पे ली और काम शुरू कर दिया। आपने बाकायदा अथॉरिटी से लाइसेंस लेना होता है यूएई में बिजनेस करने के लिए, जिसे कहा जाता है ट्रेड लाइसेंस। जैसे पाकिस्तान में गाड़ी चलानी है, बाइक चलानी है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यूएई में बिजनेस करने के लिए आपके पास ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए।
अच्छा, अब ये कह रहे सवाल ये सर जो इस पे ट्रेड लाइसेंस, जी जी रुकिए एक सेकंड, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब ट्रेड लाइसेंस अगर आपने लेना है, ये ट्रेड लाइसेंस होता क्या है, लाइसेंस होता है सिंपल, जैसे आपने ड्राइविंग लाइसेंस है वैसे ये ट्रेड लाइसेंस है। इसके लेने का तरीकाकार क्या होगा ये भी हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, कि ये लेते कैसे हैं, ट्रेड लाइसेंस आपको मिलता कैसे है। लेकिन लाइसेंस ये देखिए, मैं आपको अपना लाइसेंस दिखाने लगा हूँ। हाँ जी, नजर आ रही है शक्ल, ये ट्रेड लाइसेंस है। इस डॉक्यूमेंट से, ट्रेड लाइसेंस से आपका बार 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 पाला पड़ेगा। स्क्रीन शो हो रही है सबको? सर ये सोल प्रोप्राइटरशिप है? नहीं नहीं नहीं, ये आपको मैं बताता हूँ अभी जरा। ये मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में आप नेचुरल पर्सन और कंपनी का फर्क समझ गए। यूएई में कौन से डॉक्यूमेंट से आपको पता चलेगा कि ये एज ए कंपनी रजिस्टर्ड है, या ये वाला बंदा अपने नाम से बिजनेस कर रहा है, या ये पार्टनरशिप है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको ट्रेड लाइसेंस नजर आ रहा है, यहां पे आपको कहीं लीगल टाइप नजर आ रहा है? यस, लिमिटेड जी लाइबिलिटी बिल्कुल आ रहा है। क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है। अच्छा, अगर इस लिमिटेड लायबिलिटी की जगह इधर लिखा होता सोल एस्टेब्लिशमेंट, सोल एस्टेब्लिशमेंट, तो ये क्या होता? सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। फिर वो बंदा अपने नाम से बिजनेस कर रहा होता, ठीक है। हाँ जी, नाम मैं से भी कर रहा होगा क्वेश्चन, तो उसके आगे, नाम के आगे एलएलसी नहीं लिखा हुआ होगा। नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं लिखा होगा, नेचुरल पर्सन है, फिर वो नेचुरल पर्सन। तो सर ये ट्रेड लाइसेंस जो चाहिए होता है, ये नेचुरल पर्सन को भी चाहिए होता है और जुडिशियल पर्सन दोनों को चाहिए होते हैं ट्रेड लाइसेंस? ट्रेड लाइसेंस सबको चाहिए होता है। तो नेचुरल पर्सन क्या लिखेगा? सोल एस्टेब्लिशमेंट लिखा होता है। मैं आपको, मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन क्लाइंट्स के ना, क्लाइंट के केस में मुझे नाम वगैरह हाइड करना पड़ता है। मैं जरा दिखाता हूँ वहां पे क्या लिखा होता है। अच्छा, मेरे पास सोल एस्टेब्लिशमेंट के भी लाइसेंस मौजूद है, बट आई विल हैव टू चेक। सर ये रिन्यूएबल होता है, इस साल के लिए रिन्यू होता है सर ये, क्या? हाँ जी, ये एक साल के बाद रिन्यू होता है। सही। ठीक है। अच्छा, महविश आपका कोई क्वेश्चन था, आई थिंक हैंड रेज किया हुआ था। यस यस सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो लाइसेंस कैटेगरी है आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने ये लाइसेंस इशू किया हुआ है, तो कोई भी बिजनेस करना हो तो यही डिपार्टमेंट क्या लाइसेंस इशू करता है या इसके अलावा भी कोई डिपार्टमेंट्स करते हैं? जैसे पाकिस्तान में आप जाते हैं एससीसीपी के पास, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास, ऐसे यूएई में कौन सी बॉडी होती है, ये हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। ये अपनी जो हमारा वाला है ना पोर्शन, वहां पे पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत क्लासेस के साथ साथ बताता रहता हूँ इसके हवाले से। सर एक क्वेश्चन था, माइट बी थोड़ा सा इररेलेवेंट हो बट रेलेवेंट भी लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि पूछ लूं। जी जी पूछें। तो जैसे यूएई में एलएलसी जब खोलते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि जैसे प्राइस लिखी हुई आती है कि जैसे 11,000 12,000। ऊंचा बोलें प्लीज, मुझे बहुत गौर से सुनना पड़ता है, इतना क्लियर नहीं सुनाई देता। सर अब आवाज आ रही है? हाँ जी, आप आ रही है, इसी पे मेंटेन रखिएगा प्लीज। जी जी सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अगर हम किसी के पास जाते हैं एलएलसी फॉर्मेशन करने के लिए, तो वो हमें प्राइस बताता है कि भाई 11,000 में एलएलसी फॉर्मेशन होगी, 12,000 में होगी, तो बाकी में यही प्राइस होती है गवर्नमेंट पोर्टल पे भी, या फिर जो है वो इससे कई गुना कम होती है? मैं आपको पोर्टल पे जाके बनाना सिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। अभी हम टॉपिक पे रहते हैं जरा। नेचुरल पर्सन, लीगल पर्सन, ये तमाम चीज़ें आपको समझ आ गई। अच्छा, अब मुझे बताएं, आपको ये समझ आ गया कि नेचुरल पर्सन और लीगल फर्क में
पर्सन में फ़र्क क्या है? यूएई बेस्ड इन्वायरमेंट में आपको हर कंपनी को ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है, कोई ना कोई लाइसेंस चाहिए होता है अगर उसने बिजनेस करना है। तो जब भी आपने किसी बंदे की कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी है, उससे आपने ट्रेड लाइसेंस लाजमी मांगना है, क्योंकि लाइसेंस उसके पास होगा तभी वो बिजनेस कर रहा है ना। और इस लाइसेंस से आपको ये भी पता चलेगा कि वो ज्यूडिकल पर्सन है या नेचुरल पर्सन है। ज्यूडिकल पर्सन कब होगा यूएई का टैक्स रेजिडेंट? जब वो या तो यूएई में इनकॉर्पोरेटेड हो या उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में हो। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया? नेचुरल पर्सन पे आ जाते हैं। इधर तक तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आगे जाने लगूंगा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे। ठीक है सर। ओके, नेचुरल पर्सन में क्या होता है? अब नेचुरल पर्सन मैंने आपको बताया, अगर किसी बंदे ने बहुत फ्रीक्वेंटली सेल परचेज करनी है, गाड़ियां लेता है बेचता है, रोज एक नई गाड़ी लेता है बेचता है, वो तो चीज बड़ा क्लियर है कि बिजनेस है। उस काम के लिए तो उसे ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रेड लाइसेंस के बगैर आप यूएई में बिजनेस नहीं कर सकते। अच्छा, अब सवाल क्या? सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ बिजनेस में आती है या नहीं आती? क्योंकि कई लोगों का शौक होता है, गाड़ी लेते हैं, महीने बाद बेच दी, दूसरे महीने के बाद बेच दी, हर दफ़ा उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ रेगुलरली बिजनेस है? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वन ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं, टू ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है ना। अच्छा, अब अगर आप कोई भी एक्टिविटी इतना फ्रीक्वेंटली करते हैं, तो इसका मतलब है आप बिजनेस कर रहे हैं। फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए, ठीक है। अब फ्रीक्वेंटली जजमेंटल कॉन्सेप्ट है, कोई उस पर मौजूद नहीं है कोई डेफिनेशन वगैरह, कोई कितना टाइम होना चाहिए। इस वक्त आप पढ़े ना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, होता ये था, इसमें मसला ये आया कि नेचुरल पर्सन अगर बिजनेस करेगा, हम कहें उसने भी कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है, जहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, यार नेचुरल पर्सन तो फिर वैसे भी एक्टिविटीज करता रहता है, वैसे भी छोटी मोटी एक्टिविटी करता रहता है। अच्छा, अब मुझे एक बात पता है, मैं जॉब करता हूँ, फर्ज करें मैं जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी है 20,000 दिरहम। मेरे जो सेविंग करने के लिए मैंने क्या किया, एक घर ले लिया, घर लेके मैंने किराए पे दे दिया। क्या मैं बिजनेस कर रहा हूँ? जी बिल्कुल कर रहे हैं सर। अच्छा, ऐसे तो फिर हर बंदा बिजनेस करेगा। क्यों? फर्ज करें पैसे आपने जॉब की, जॉब से पैसे कमाए, पैसे लेके आपने गोल्ड में रख लिए। सेविंग आपने कहीं ना कहीं तो रखनी है ना, या आपने बैंक के सेविंग अकाउंट में रख लिया, या आपने गोल्ड में रख लिया, या आपने पाकिस्तान में तो चलें लोग सूद वगैरह के लिहाज से, इंटरेस्ट वगैरह के लिहाज से भी देखते हैं। यूएई तो एक बड़ी डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आए होंगे हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब। यहाँ पे तो इंटरेस्ट बेस्ड सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, प्राइस बॉन्ड लेके भी रखे जाते हैं। तो ऐसे तो हर बंदा बिजनेस कर रहा है, तो ऐसे तो हर बंदा बिजनेस में आ जाएगा। इधर एक जुमला मैंने आपको बोला था, यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स है, यूएई में इनकम टैक्स नहीं है, यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो बिजनेस की इनकम पे लगाया जाए। यूएई में इनकम टैक्स नहीं है, पर्सनल जो बंदा बिजनेस नहीं कर रहा उस पे टैक्स नहीं है। पाकिस्तान में तो आपकी सैलरी पे भी टैक्स लगता है, यूएई में सैलरी पे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि दैट इज नॉट बिजनेस। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला पड़ गया। मसला ये पड़ गया कि ये तो दावा है कि यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स नहीं है, इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा? ऐसे तो हर एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी में चली जाएगी। इसका उन्होंने एक सॉल्यूशन बताया। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी बंदा नेचुरल पर्सन होगा, कुछ चीज़ों को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बिजनेस में नहीं आती हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जॉब, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सबसे पहले आ गई एम्प्लॉयमेंट। सैलरी आपकी जितनी मर्जी है, बिजनेस में नहीं आती।
एक्सप्लिसिटली बोला गया ये चीज बिजनेस में नहीं आती, ये चीज इनकम है, कारपोरेट टैक्स नहीं लगेगा, इस पर इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है, और इनकम टैक्स है नहीं यूएई में। ये वाली चीजें बिजनेस इनकम में नहीं आती। पहली चीज कौन सी थी? सैलरी एक्सप्लिसिटली निकाल ली गई, नाम लेके कहा गया कि जो भी बंदा सैलरी ले रहा है एम्प्लॉयमेंट में उस पे टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड चीज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपने लोग क्यों करते हैं? रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में क्यों करते हैं? सेविंग के लिए, ठीक है। कोई अगर एक बंदा बहुत रेगुलरली कर रहा है ना, उसने एक प्लाजा खरीदा, दूसरा प्लाजा खरीदा, तीसरा, वहां पे तो उसे ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, वो तो चलो बिजनेस है। लेकिन अगर किसी बंदे ने अपनी सैलरी इन्वेस्ट कर दी, सैलरी सेव करने के लिए कोई स्टूडियो ले लिया, रेंट पे दे दिया, कोई दुकान ले ली, वन ऑफ इवेंट आप कह लें, रेगुलरली नहीं कर रहा, वो चीज बिजनेस में नहीं आएगी। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो इतनी रेयर हो, इतनी वन ऑफ हो या टू ऑफ हो, इतनी रेयर इवेंट्स कि उसके लिए ट्रेड लाइसेंस की जरूरत ना पड़े, वो भी बिजनेस में नहीं आएगी। इसी तरह से जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट होती है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट आपने गोल्ड में कर दिया, सेविंग अकाउंट में पैसे रख लिए, प्राइवेट बॉन्ड में रख लिए, ये भी अगर बहुत रेगुलरली नहीं कर रहे आप, ठीक है, दुकान डाल के नहीं कर रहे, अगर दुकान डाल के आप गोल्ड खरीदो फरोख्त करेंगे तो उसके लिए ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा, वो बिजनेस में आएगा। लेकिन अगर चंद एक इवेंट्स होते हैं, जब भी आपकी सैलरी आती है आप थोड़ा सा गोल्ड ले लेते हैं, ये चीजें पर्सनल इन्वेस्टमेंट हैं, इन पे टैक्स नहीं लगेगा, ये चीजें बिजनेस में नहीं आती। यहाँ पे इधर तक कोई क्वेश्चन? ये तीनों चीजें क्लियर हो गई? सर आप कॉर्पोरेट को और बिजनेस को कैसे डिफाइन करेंगे अलग तरह से? बिजनेस को, अच्छा बिजनेस को आप, बिजनेस देखें, जिस चीज को डिफाइन ना किया गया हो ना लॉ में, वहां पे जो डिक्शनरी मीनिंग बनता है वो यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने ठीक कहा, प्रॉब्लम था ना कि नहीं कर सकते से डिफाइन, बिजनेस में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी फिर, तो उन्होंने फिर सेपरेट लॉ में लिखा, लॉ में उन्होंने ये वाली चीजें डिफाइन की कि हम कारपोरेट टैक्स लॉ बिजनेस से क्या मुराद लेता है। कारपोरेट टैक्स कहता है कि सैलरी बिजनेस में नहीं आती, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अगर विदाउट ट्रेड लाइसेंस हो रही हो और बहुत रेयर इवेंट हो तो वहां पे वो कंसल्टेंसी बिजनेस में आती ही नहीं आती। एक मिनट इब्राहिम, कंसल्टेंसी का क्या है सर? कंसल्टेंसी, हाँ जी, ये आप लोग बताएं ना, आप बताएं, आपके सामने लिखी हुई है एग्जांपल, 3 चीजें बस ऐसी हैं जो कारपोरेट टैक्स में नहीं आती। कंसल्टेंसी आएगी सर, क्योंकि वो एक क्या कंसल्टेंसी सैलरी में आती है? आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना के, क्या आपको सैलरी ले रहे हैं वहां से? नहीं, सैलरी नहीं ले रहे, आप कंसल्टेंसी देते हैं और पैसे लेते हैं। क्या कंसल्टेंसी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है? आपने कोई स्टूडियो लिया हुआ है, कोई बेडरूम लिया हुआ है, कोई विला लिया हुआ है? नहीं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। थर्ड, पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, आपने कोई गोल्ड में सेविंग की हो, कोई प्राइस बॉन्ड में की हो? नहीं, तो फिर क्या है? कंसल्टेंसी बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस की डेफिनेशन सबको क्लियर होगी, उसमें सिर्फ 3 चीजें इसमें से माइनस की गई हैं। अच्छा, अब सवाल क्या? सवाल ये है कि प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करता है। जी अफशान, सर अगर हम होम कर रहे हो तो उससे क्या होगा फिर? अगर क्या कर रहे हो? होम बिजनेस कर रहे हैं, लाइक मैंने अपना कोई शॉप नहीं लिया हुआ कुछ। ओके जी जी, आप ओके अफशान, इस पे भी आते हैं, ठीक है, एक सेकंड में। ओके, ना वो सैलरी है, ना वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, ना कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, तो वो बिजनेस में आएगी। चाहे घर से कर रहे हो आप, चाहे घर में बैठ के आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप फ्रीलांसर हो, वो तमाम चीज़ें बिजनेस में आएंगी, ठीक है। आप घर में बैठ के फाइवर अपवर्क पे सर्विसेज देते हैं, वो बिजनेस में आएंगी। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम था, वो ये था कि मुझे ये बताएं, एक बंदा अपनी गाड़ियां बेचता है, 2 गाड़ियां उसने रखी, उसने, यहाँ पे तो लोगों के पास बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, 8-8 10-10 पर्सनल यूज के लिए, उसने 2 गाड़ियां, एक सेकंड में इधर एक क्वेश्चन क्लियर कर लूं पहले। रियल एस्टेट पे यूएई में, पाकिस्तान में कुछ टैक्स होते हैं जो रियल एस्टेट पे लगते हैं।
यूएई में सिर्फ रियल एस्टेट पे कोई टैक्स नहीं है। मेरी अगर कोई प्रॉपर्टी है, विला है, मैं उसको बेचता हूँ, मुझे कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि आपने देखा वो बिजनेस की डेफिनेशन ही में नहीं आता। हाँ, लेकिन मेरी कंपनी है, कंपनी ने विला खरीदा हुआ है, अब वो बिजनेस में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको 2 कैटेगरीज पढ़ाई, ज्यूडिकल पर्सन और नेचुरल पर्सन। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये, ज्यूडिकल पर्सन पढ़ाते हुए आपको मैंने बताया कि कंपनी जो यूएई में इनकॉर्पोरेटेड है उसने अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना है, या ऐसी कंपनी जो किसी भी मुल्क में इनकॉर्पोरेटेड है लेकिन उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएई में, उसने अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना है। कंपनी चाहे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे, चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट करे, जो कंपनी कर रही है वो बिजनेस है। कंपनी, जाहिर बात है, आपको भी पता है, कंपनी बनाई बिजनेस के लिए जाती है। कोई ये नहीं कह सकता ये तो मेरी पर्सनल, ये तो कंपनी की पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। अगर मैंने अपना पैसा आके गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया है या मैंने किसी सेविंग स्कीम में रखवा दिया है, तो मैं तो कह सकता हूँ भाई मेरी सेविंग है, मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, बस पैसे अपनी पर्सनल इनकम है। लेकिन अगर कोई बंदा कहे कि जो पेप्सी है, इसने जो अपना सरप्लस फंड रखा हुआ है, ये तो वो सेविंग के लिए कर रही है, बिजनेस के लिए कर ही नहीं रही, तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, नेचुरल पर्सन के केस में अगर रियल एस्टेट है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट है या सेविंग है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था कि प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट करता है। प्रॉब्लम ये टर्नओवर जो आपने लिखा है, एक सेकंड इब्राहिम, सर टर्नओवर जो आपने ऊपर लिखा है वो क्या है? मैं बताता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम अभी भी परसिस्ट करता था। प्रॉब्लम ये परसिस्ट करता था कि अगर कोई बंदा अपने घर का सामान बेचे, ठीक है, तो क्या वो बिजनेस में आएगा? ना वो सैलरी है, ना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, ना वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, तो वो तो बिजनेस में आएगा। मैं अपनी गाड़ी सेल करता हूँ, तो इस तरह से तो वो भी बिजनेस में चली जाएगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? वो ना पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, ना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, ना सैलरी है, वो तो बिजनेस में आ जाएगी। इस तरह से तो हर बंदा अपना बेचारा कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाता फिरेगा, हर किसी पे कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। इन्होंने कहा नहीं, एक और सहूलत दे दी, नेचुरल पर्सन के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त सहूलत दी। वो ये कि अगर आपका साल का रेवेन्यू 10 लाख दिरहम से कम है, 1 मिलियन दिरहम से कम है, तो आप पे कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन बिजनेस एक्टिविटी से आने वाली इनकम की बात हुई है। सैलरी आप 1 मिलियन दिरहम से ज़्यादा भी ले लें, सैलरी तो बिजनेस है ही नहीं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट 10 मिलियन भी हो जाए, 20 मिलियन भी हो जाए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को तो कॉर्पोरेट टैक्स बिजनेस गिनता ही नहीं है। पर्सनल इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम को कॉर्पोरेट टैक्स ला बिजनेस कहता ही नहीं है। पहली चीज, बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए। ये तीनों एक्टिविटीज बिजनेस में नहीं फॉल करें, और बिजनेस में आने के बाद भी, बिजनेस की डेफिनेशन में आने के बाद भी, उससे आने वाला इनकम साल में, एक कैलेंडर ईयर में 10 लाख दिरहम से ज्यादा होना चाहिए। किसी का कोई क्वेश्चन? सर, ये अगर किसी नेचुरल पर्सन का 10 लाख से ज़्यादा की इनकम बनती है तो उस पर कॉर्पोरेट टैक्स एप्लीकेबल होगा, और अगर कॉर्पोरेट टैक्स एप्लीकेबल होता है कि उसको ट्रेड लाइसेंस भी फिर लेना पड़ेगा उसके लिए? देखें, ट्रेड लाइसेंस एक सेपरेट लॉ है। ट्रेड लाइसेंस आपसे कमर्शियल लॉ कहता है यूएई का। आप कोई भी एक्टिविटी अदर देन एम्प्लॉयमेंट करते हैं और इतना फ्रीक्वेंटली करते हैं कि उसको कोई बंदा आपका वेंचर कह सकता है, अदर देन एम्प्लॉयमेंट, तो आपने ट्रेड लाइसेंस लेना है। ये कौन सा लॉ आपको कह रहा है? ये कॉर्पोरेट, ये आपको कमर्शियल लॉ कह रहा है। कमर्शियल लॉ की अपनी डेफिनेशन है बिजनेस की, कॉर्पोरेट टैक्स की अपनी डेफिनेशन है। कमर्शियल लॉ आपको कहता है कि आप अगर रियल एस्टेट, गाड़ियों, कोई भी घर वगैरह लेते हैं, बेचते हैं, लेते हैं, बेचते हैं, साल में 200 मरतबा ये एक्टिविटी होती है, तो ये बिजनेस है, आपने ट्रेड लाइसेंस लेना है। कॉर्पोरेट टैक्स आपसे ये नहीं कहता। कॉर्पोरेट टैक्स ने बिजनेस को डिफाइन किया हुआ है कैसे? सैलरी से ना आ रही हो इनकम, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट विदाउट ट्रेड लाइसेंस ना आ रही हो, और पर्सनल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, सिक्योरिटीज, प्राइस बॉन्ड, सेविंग अकाउंट, इनसे ना आ रही हो। बाकी किसी भी बिजनेस से, किसी भी एक्टिविटी से 1 मिलियन से ज्यादा का काम आए। अच्छा सुनिएगा, एक और बात, मैंने अपना घर का सामान बेचा, 1 मिलियन से ऊपर चला गया, 10 लाख दिरहम से ऊपर चला गया, कॉर्पोरेट टैक्स कहता है मैंने बिजनेस किया, राइट और रॉन्ग? कॉर्पोरेट टैक्स कहता है मैंने बिजनेस किया, क्योंकि ना वो सैलरी थी, ना वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट थी, ना वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी।
कॉर्पोरेट टैक्स लॉ कहता है मैंने बिजनेस किया है, रेवेन्यू भी 10 लाख dirham से ऊपर चला गया है, हाँ मैंने कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है। अच्छा, लेकिन ये एक्टिविटी अगर कमर्शियल लॉ में आप देखेंगे ना, कमर्शियल लॉ कहता है कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली एक्टिविटी कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंटली नहीं हुई। वो कमर्शियल लॉ के लिए बिजनेस में नहीं गया, कॉर्पोरेट टैक्स के लिए चला गया। ट्रेड लाइसेंस ये लेना है या नहीं वो कौन बताता है? कमर्शियल लॉ बताता है। पॉइंट समझ गए? कमर्शियल लॉ का भी कोई टैक्स रेट है क्या? वो भी पे करना पड़ता है? कमर्शियल लॉ अलग है, कॉर्पोरेट नहीं, टैक्स कमर्शियल लॉ लॉ सिर्फ आपको बताता है आपने ट्रेड लाइसेंस कब लेना है, बिजनेस के असूल और ज़वाबित बताता है, वो टैक्स नहीं लगाता। सर अगर किसी नेचुरल पर्सन की अपनी जो पर्सनल चीजें हैं वो सेल करता है और उसका 1 मिलियन से ज्यादा का अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो फिर उस पर सर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं हुआ ना फिर उसमें? अगर सॉरी दोबारा प्लीज बोलें। सर कोई इंडिविजुअल अपना पर्सनल फर्नीचर वगैरह जो सेल कर रहा है और उसका जो रेवेन्यू 1 मिलियन से एक्सीड करता है तो उस पर आपने बताया कि टैक्स उस पर नहीं होगा? टैक्स लगेगा, तो वो बिजनेस इनकम नहीं है ना? नहीं, मुझे जरा डेफिनेशन देख के बताएं, क्या वो बिजनेस बनते हैं एज पर कॉर्पोरेट टैक्स लॉ या नहीं बनता? फ्रीक्वेंटली नहीं है तो नहीं बनता। नहीं, वो जो फ्रीक्वेंटली वाली बात की है ना, वो मैंने की है कमर्शियल लॉ बताते हुए। कमर्शियल लॉ ये बताता है आपने ट्रेड लाइसेंस लेना है या नहीं। ठीक है, तो फिर सर इंडिविजुअल को, सर नेचुरल पर्सन को अगर अपने पर्सनल एसेट सेल करके 1 मिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करता है तो उस पर टैक्स है या नहीं है? उस पर टैक्स है, उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, लेकिन उसे ट्रेड लाइसेंस नहीं लेना होगा। अच्छा, ट्रेड लाइसेंस लेना नहीं होगा लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स में रजिस्टर्ड करा के टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ, उस पर कॉर्पोरेट टैक्स के लिए वो बिजनेस बन रहा है, बिजनेस की डेफिनेशन मीट कर रहा है, रेवेन्यू भी 10 लाख dirham से ज्यादा है, लेकिन कमर्शियल लॉ के लिए बिजनेस नहीं है, क्योंकि कमर्शियल लॉ में वर्ड लिखा हुआ है फ्रीक्वेंटली। अस्सलाम वालेकुम सर। जाएंगे तो फिर उसको ट्रेड लाइसेंस की फिर जरूरत नहीं होगी या रजिस्ट्रिंग का जरूरी है ट्रेड लाइसेंस होना? नहीं, जरूरी नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेड लाइसेंस होना जरूरी नहीं है। सही। अगर सर ये सारी ट्रांजैक्शन जो है ये सिर्फ कैश में होती है तो फिर ये कैसे इवेलुएट करेंगे कि ये टर्नओवर 1 मिलियन से अबव होगा? सर इसी के साथ मेरा भी एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड ही। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से टर्नओवर का आपने बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स के लिए 1 मिलियन होना चाहिए, इसी तरह से वैट का भी कोई टर्नओवर होता है? और यही बताइएगा कि जिस जैसे भाई ने अभी सवाल किया कि टर्नओवर की असेसमेंट किस तरह से फिर करते हैं? देखिए जो टर्नओवर की असेसमेंट है ना वो डिफरेंट तरीकों से हो सकती है। इन्फोर्समेंट क्या है वो एक सेकंड टॉपिक है, हम लॉ पढ़ रहे हैं, कानून क्या कहता है, उसको पकड़ा कैसे जा सकता है वो एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। उस पर आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम अपडेट भी हो रहा है, ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह ताला इंट्रोड्यूस होगा, वो क्या होगा उस पर भी हम देखेंगे। अच्छा, इससे पहले वाला आपका क्वेश्चन था, आपने 2 क्वेश्चन पूछे ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन था वैट की अभी कोई टर्नओवर होता है सर? वैट टैक्स का देखें, ये जो 1 मिलियन dirham मैंने आपको बताया, ये बताया है नेचुरल पर्सन के लिए जी, ठीक है। नेचुरल पर्सन पे कॉर्पोरेट टैक्स कब लगेगा? जनरल रूल क्या है? देखें, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है यूएई में बिजनेस करने वाले पे। जो भी बंदा यूएई में बिजनेस कर रहा है उसने कॉर्पोरेट टैक्स, उस पर कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई होता है, उसने कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर वो कंपनी है तो मैंने आपको बताया वो तो करती ही बिजनेस है। ये नेचुरल पर्सन के लिए उन्होंने बताया कि 10 लाख dirham का रेवेन्यू रखा गया ताकि ऐसे ना हो कि किसी बंदे ने अपना घर का सामान बेचा है, सामान 10 लाख dirham तो नहीं होगा, नॉर्मली थोड़ा ही होगा ना जी, बड़ी बात है 30-40 हज़ार dirham का सामान बेच देगा अपना, तो ताकि ऐसे वन ऑफ इवेंट से बचा जा सके, हर चीज बिजनेस में ना चली जाए। ओके सर, थैंक यू, नाउ क्लियर। ठीक है, वरना तो लोग कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन ही करवाते रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह ताला उनकी कल है, लाजमी पार्टिसिपेट कीजिएगा। कल हम प्रैक्टिकल चीज़ें भी देखेंगे, अपना लैपटॉप या अपना सिस्टम लेके आइएगा। बाकी सुनाई, कोई समझ आई है?
जी सर, आपका लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव था, बहुत मजा आया। नहीं, अभी आपको असल सर एक रिक्वेस्ट है सर, जी अगर सर कल इसको दोबारा आधा घंटा रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा बड़ा वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था सर। अच्छा इब्राहिम, एक आपको मैं 5 से 10 मिनट लाजमी लेता हूँ अपनी क्लास पिछली रिवाइज करवाने के लिए। आपके पास इसके अलावा मौजूद होगा इंशाल्लाह ताला फोल्डर की एक्सेस तो है ना आपके पास? जो असल चीज़ें होंगी ना, जो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होंगी, वो तब आएंगी जब यूएई को हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। यूएई में वीज़ा स्ट्रक्चर क्या है, यूएई की स्टेट्स कितनी हैं। अभी तो अक्सर स्टूडेंट ऐसे करते हैं, आप दुबई में होते हैं कि यूएई में होते हैं, फिर मुझे बताना पड़ता है भाई दुबई यूएई की एक स्टेट है। ये टोटल 7 स्टेट्स हैं, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, रास अल खैमा, उम्मुल क्वीन एंड फुजैरा। और ये जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये पाकिस्तान के मशवरे पे बना था। ये 7 रियासतों ने इत्तेहाद किया था और उस वक्त पाकिस्तान चूँकि बहुत बड़ा मुल्क था, पाकिस्तान ने ये भी कोशिश की थी कि बहरीन और ओमान को भी इसमें शामिल किया जा सके। तो सर आपने नेचुरल पर्सन में भी कंपनी का वर्ड यूज किया है और ज्यूरिडिक्शनल पर्सन में भी कंपनी का वर्ड यूज किया है, उसमें क्या फर्क है? मैंने नेचुरल पर्सन में कब कंपनी का वर्ड यूज किया? अगर अपनी स्लाइड आप डिस्प्ले करें ना, उसमें लिखा हुआ है सिविल कंपनी नेचुरल पर्सन में लिखा हुआ है, ज्यूरिडिक्शन सिविल कंपनी काटते हैं, सिविल कंपनी उधर से काटते हैं। सिविल कंपनी का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, ठीक है। कंपनी सिविल कंपनी के हवाले से उसमें लिखा हुआ है सिविल कंपनी क्या चीज होती है। इट्स जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप। शुरू में ये वाली चीज नेचुरल पर्सन में के तौर पे गिनी जा रही थी, लेकिन फिर कॉर्पोरेट टैक्स में एफटीए ने इसे एक रूल के तहत, एक डिसीजन के तहत कंपनी में बता दिया। तो जो सिविल कंपनी है वो अब इट्स अ पार्ट ऑफ ज्यूरिडिकल पर्सन, नॉट नेचुरल पर्सन। सिविल कंपनी का मतलब फर्म है, कोई पार्टनरशिप फर्म। हाँ, लेकिन अब उसको कंपनी ही तस्वुर किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। सर जब ज्यूरिडिक्शनल कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसको सर वो उसकी आमदनी जो कहते हैं 3,75,000 दिरहम से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, अगर जो नहीं है तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसको अपनी रिटर्न तो फाइल करवानी होती है ना दोनों सूरतों में। एग्जैक्टली, जिसने रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है उसके लिए रिटर्न फाइल करना भी लाजमी है। ओके ओके, ठीक है क्लास, मुझसे इन कांटेक्ट हैं आप सब लोग, व्हाट्सएप वगैरह पे मुझसे राब्ते में हैं। मुझसे अगर ग्रुप में एडमिन की जगह सबको अलाउ कर दें ताकि मैसेज वो इंशाल्लाह ताला रजिस्टर वो होगा इंशाल्लाह ताला। एनरोलमेंट के बाद आपको मैनेजमेंट अलाउ कर देगी। मैं खुद नहीं करता। अगर आपको यूएई के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। नंबर है ना मेरा? स्लाइड ये मैनेजमेंट कर देगी। अच्छा सर, कोई बुक आप रेकमेंड करें? नहीं, अभी नहीं, ठीक है। अभी आप सिर्फ क्लास लें साथ, इंशाल्लाह हम तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। तमाम कहाँ से पढ़नी है उसका सोर्स भी आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं ना, पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है तो यूएई में क्या है, ठीक है। ये पाकिस्तान में सेल्स एक्ट है तो यूएई क्या है। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ। थोड़ा सा अपना भी इंट्रोडक्शन अगर दे दें। मेरा इंट्रोडक्शन फैज़ान अली मेरा नाम है और मैं यूएई में हूँ लास्ट 5.5 ईयर से, ठीक है। 15 फरवरी 2020 को मैं आया था यूएई में। इसके बाद एमएमएस नन एक जबल अली फ्री जोन में एक मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न है जिसमें मैंने काम किया 2 साल। उसके बाद से मेरा बिजनेस एडवेंचर स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मैंने एक पाकिस्तानी बेस्ड फर्म है उसमें काम किया, फिर मैंने अपनी टैक्स कंसल्टेंसी फर्म अपनी रजिस्टर करवाई, फिर मैंने अपनी ऑडिट फर्म स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी टोटल मेरे पास 3 कंपनी यूएई में मौजूद हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की, टैक्स कंसल्टेंसी की और ऑडिट फर्म। और जो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है? हाँ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? हाँ जी। उसके बाद मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सीए सीसीए में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि बिजनेस में आपको पता है कि बिजनेस डेवलपमेंट वगैरह ये ज़्यादा मैटर करती है। 14वां बैच है मेरा ये, और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मार्केट में हो गए हैं। इसमें
जो 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, इसमें डेफिनेटली बहुत सारे लोग यूएई में जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा फाइनेंस मैनेजर, इवन के कुछ कंपनीज के CFO वगैरह भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। कुछ पाकिस्तान में जो ऑडिट फर्म्स हैं उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनके पार्टनर्स मेरे स्टूडेंट्स लिस्ट में शामिल हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर्स शामिल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 15 to 20 स्टूडेंट्स ने यूएई में आके अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट की। ये मुझे एक बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अच्छा लगता है। और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनका प्रॉपर अकाउंट्स एंड टैक्स का बैकग्राउंड नहीं था। एंड मैं भी चाहती हूँ कि मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं है इसका, तो क्या मैं पर जो है कोर्स कंप्लीट होने तक इतना लर्न कर सकती हूँ कि अगर मेरा फाइल टैक्स करने का काम स्टार्ट करूँ? अच्छा, मेरी कोशिश होती है इंशाल्लाह कि मैं स्टार्ट से शुरू करूं और आखिर तक एडवांस लेवल तक लेके जाऊं। हाँ, बाकी बिट टाइम आपको कंसल्टेंसी में पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे लॉ का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें आपको यह है कि पढ़ना बहुत पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। राहिल अब्बास साहब, कैसे हैं आप? जी सर, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का करम। अच्छा सर, मैंने ना एक चीज़ पूछनी थी। मैं थोड़ा लेट हो गया था, क्लास मैंने लेट ज्वाइन की थी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो कोर्स है ये तो अगर फ़र्ज़ करें किसी बंदे ने यूएई में जॉब करनी है तो उसके लिए ये वाला कोर्स बेस्ट है, या एक कोर्स होता है IFRS का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो जॉब अगर किसी बंदे ने करनी हो तो इन दोनों में कौन सा कोर्स जो है वो बंदा उसके लिए जो है वो, अगर किसी ने वहाँ पे जाके जॉब करनी हो तो कौन सा बेस्ट रहेगा? आपका बैकग्राउंड क्या है? अकाउंटिंग, टैक्स? मेरा बैकग्राउंड तो ये बिजनेस स्टडीज़ ही है, मैंने M.Com किया हुआ है। M.Com किया हुआ है। देखिए, IFRS की अपनी एक अहमियत है और टैक्स, ये दोनों आप कह लें कि अकाउंटेंसी की सब फील्ड हैं। ठीक है, आप किसी एक में स्पेशलाइजेशन करें, लेकिन अगर आजकल के एनवायरनमेंट की बात करूं तो वो यूएई का कॉर्पोरेट टैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। IFRS भी अगर आप सीखेंगे ना साथ, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इस्तेमाल होती हैं, दोनों कई जगहों पे इंटरकनेक्टेड हैं। बाकी यूएई में नंबर मैंने आपको दे दिया है, कोई भी अगर पर्सनल असिस्टेंस इस तरह की चाहिए, लाइक कोई बंदा यूएई में जॉब ढूंढ रहा है, किसी ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, कंपनी स्टार्ट करनी है, तो मेरा नंबर आप सबके पास आ गया। ठीक है, और अदर देन दिस अगर किसी को कोई स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो भी पूछेगा। अच्छा, एक स्टूडेंट्स को शिकायत होगी हमेशा, वो ये कि मेरा रिप्लाई लेट आता है, तो वो आप समझ सकते हैं कि मेरी जो लाइफ है, एक बिजनेस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ये तमाम चीज़ें मैनेज करना, ये अच्छा खासा मैं ओवरबर्डन हूँ ऑलरेडी। मैं बाज़-औक़ात अपने एक असिस्टेंट को भी बीच में इन्वॉल्व करता हूँ चीज़ों को मैनेज करने के लिए, लेकिन ये कि आप सब इसके बावजूद मुझसे रब्ता लाजमी करें। मुझे खुशी होती है जब मेरे कोई स्टूडेंट आते हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की जॉब हुई है मेरी रेफरेंस से। कई लोगों ने इधर आके अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट की है, वो मुझसे रब्ते में हैं, उनको बहुत फ़ायदा हुआ इसका। फ्रीलांसर्स को बहुत हद तक हेल्प मिली और इंशाल्लाह ताला मैं, ऐसे होता है कि जब मेरी 3-4 क्लासेज हो जाती हैं तो मैं वीक एंड पे एक टॉक सेशन करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। उसमें हम लोग जनरल डिस्कस करते हैं, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं सब। वो आप सब के लिए भी हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, ये यूएई में बुक कीपिंग फर्म या टैक्स फर्म रजिस्टर्ड कराने के लिए क्या उसकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, या कोई भी ओपन कर रजिस्टर कर सकते हैं? नहीं, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग फर्म के लिए कोई सच रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर सर जैसे कोई ग्रेजुएट है या मास्टर्स किया हुआ है कॉमर्स में, तो वो अपनी फर्म रजिस्टर्ड कर सकते हैं यूएई में? सॉरी, दोबारा बोलिए नजीर। सर, यूएई में फर्म रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने, हम बिजनेस कर सकते हैं यूएई में? अगर कोई बुक कीपिंग की फर्म या टैक्स की फर्म, अगर कोई सिंपल ग्रेजुएट है या बीकॉम किया हुआ हो तो? जी बिल्कुल कर सकते हैं राही। सर, जो यूएई की मार्केट है उसके अंदर बुक कीपिंग और ये टैक्स के हवाले से फ्रीलांसिंग वो यूज़र फ्रेंडली है? वो लोग इस चीज़ के ऊपर रिलायबल होते हैं कि वो आपको ऐसे वर्चुअली काम दे दें इस तरह नहीं, के? जो अमेरिकन मार्केट है या यूरोपियन है वो बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग फ्रेंडली है, फ्रीलांसर फ्रेंडली है। यूएई की बात करूँ तो वो इतनी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं, वो फ्रीलांसर फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आप कह लें कि चूँकि ये एशिया के बड़ा करीब है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री से फिजिकली आ जाते हैं, तो यहाँ पे इतना, इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे जिन उनकी कंपनीज होती हैं उनके साथ कांटेक्ट करें। तो इस काम के लिए भी डिफरेंट फ्रीलांसर्स होते हैं, वो यहाँ की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में चलते हैं। अच्छा सर, एक बंदे ने अगर अभी स्टार्ट वो कर रहा है
और उसका यही एम है कि उसने पाकिस्तान से बैठ के ही काम करना है फ्रीलांसर के तौर पे, तो वो दो दो ऑप्शन अगर उसके पास हो, यूएस वाली मार्केट और यूएई के लिए, तो उसको किसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज जो है वो डेवलप करनी चाहिए? यूएई में के हवाले से अगर मैं बताऊं, उसमें बेहतरीन चीज़ ये है कि आपको लिबरेशन करें यूएई बेस्ड कंपनीज के साथ। ठीक है, आपको अगर यूएई में किसी कंपनी का नाम मिल जाए ना, वो बड़ा फ्रेंडली होता है, यानी आपके पास एक फ्रंट फेस, एक ऑफिस मौजूद है यूएई में। आप किसी को भी अगर कॉन्टेक्ट करते हैं तो आप उसको यूएई बेस्ड फर्म का पार्ट शो करते हैं आप अपने आप को। इसकी लिहाज से आप कह लें कि बड़ा अच्छा काम मिलता है। सर ये आईएसटी के कोर्स करने के बाद क्या हम ये फेडरल टैक्स अथॉरिटी से भी कोई कोर्स करना ज़रूरी होगा अगर हम यूएई में कारोबार करना जो चाहें? अगर आपने टैक्स एजेंसी बनानी है तो तब आपको पीडब्ल्यूसी से एक कोर्स करना लाजमी होता है, लेकिन वो तकरीबन आप कह लें 15 to 20,000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट है। प्लस उसकी बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका इतना रिसेंट एक्सपीरियंस हो रेलिवेंट फील्ड में, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स सेपरेट हैं। तो ये कोर्स हमारे लिए फ्रूटफुल होगा उस कोर्स के करने के लिए? हाँ, वो फ्रूटफुल होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, ये वीज़े के कोई हालात बेहतर हुए हैं या नहीं? अच्छा, अभी ये है कि अगर कोई कंपनी जिसका 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और WPS तमाम रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है तो वहाँ से तो वीज़ा लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी भी ऑफिशियली उस पर कोई ऐसा बैन नहीं है। ये कह लें कि रिजेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो उसको अलबत्ता ख़त्म किया जा सकता है कुछ तरीके यूज़ करके। ठीक है। अब मैं सर एक कंपनी में जॉब करता हूँ दुबई में ही, और वो मुझे बुलाना भी चाहते हैं, लेकिन वो 5-6 लोग 20 मेंबर नहीं है उस कंपनी के। तो मेरे साथ ये हो रहा है कि मैंने 2 दफ़ा वीज़ा जो है ना अप्लाई किया, विजिट वीज़ा, तो दोनों दफ़ा रिजेक्ट हो गया। तो सर मुझे थोड़ा सा अगर आप गाइड कर दें इस वाले से। ये वाली चीज़ें प्लीज़ मुझसे पर्सनल में पूछ लें। नंबर तो सबके पास आ ही गया ना मेरा? नंबर सर आपने कहाँ पे शेयर किया है? मैं सर सेव कर ये लेता हूँ। मैंने चैट में लिख रहा हूँ, ठीक है, दोबारा आपके लिए शेयर कर देता हूँ, वरना जी नोट सर, कर लें। +971 50 980 3511। 971 सर 971 50 980 3511। थैंक यू सर, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक है, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। समी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। एक्चुअली करंटली आई एम डूइंग अ जॉब इन यूएई कंपनी। आफ्टर टेकिंग दिस कोर्स मैं बेसिकली जानना चाहता, क्लाइंट हंट के हवाले से भी आप कुछ गाइड करेंगे इसमें अपने कोर्स के एंडिंग में? जी, हमारे जो टॉक शोज होते हैं, टॉक इवेंट्स होते हैं, टॉक सेशन में हम्म, करता हूँ, उसमें इंशाल्लाह इसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे ओके वाकई। ओके ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। और मुझसे मुलाकात भी इंशाल्लाह अगर कोई करना चाहे तो मैं अवेलेबल हूँ हाँ यूएई। सर, श्योर, फॉर क्लाइंट हंटिंग अगर हो सकती है तो फॉर श्योर। किसी के एक्चुअली मैं लिए देखें, आपको लोगों से मिलना मिलाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, अम, पीयर। ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि इसमें हम्म। आप अभी कहाँ पे काम कर रहे हैं? सर मैं फवाज इंजीनियरिंग है, ट्रेडिंग एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, शारजा में है ये। और ठीक है, आप शारजा ही में रहते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल करेक्ट, ऐसी है। इट्स बिन ठीक है, लाइक अगर टू कभी दुबई इयर्स का चक्कर लगे अभी। तो लाजमी मिलिएगा, मेरा शेख जायद रोड पे ओके, ऑफिस है। हाँ ओके ओके सर सर, आज फॉर से श्योर। कब मुलाकात हो सकती है? अच्छा, ये देखना पड़ेगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, आई विल चेक माय स्केड्यूल। ओके सर। ओके क्लास, ठीक है, इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर।